और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे तुर्की में ईद के मौके पर 4 दिन पहले ही सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। सिर्फ तुर्की नहीं, दरअसल मध्य एशिया के कई देशों में ईद से पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ये सिर्फ इसलिए ताकि कोरोना के संक्रमण से लोग बचें। हिंदुस्तान में भी अपील की जा रही है कि लोग ईद के मौके पर घर पर ही रहें। इस बार का नारा होना चाहिए, ईद घर पर ही मुबारक। तुर्की में ईद की नमाज पर बैन। कोरोना वायरस के खौफ से तुर्की में सख्त लॉकडाउन का ऐलान। कट्टर इस्लामिक सोच रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति ने ईद की नमाज पर बैन लगा दिया है। सियासत में मजहब का मुलम्मा चढ़ाकर अपनी कुर्सी मजबूत करने वाले तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान ने कोरोना काल में बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। तुर्की में कोरोना वायरस का फैलाव ना हो, इसके लिए ईद की नमाज पर भी बैन लगा दिया गया है। सिर्फ तुर्की ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब ने 23 से 27 मई तक 24 घंटे की कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कुवैत ने 30 मई तक 24 घंटे के सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। जॉर्डन में ईद के मौके पर गाड़ियों का मूवमेंट बैन रहेगा। लेबनान में ईद के मौके पर कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इंडोनेशिया में ईद के दौरान कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। यहाँ घर पर ही पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। मलेशिया में 31 मई तक मस्जिदों में किसी भी तरह की इबादत पर बैन लगा दिया गया है। 24 या 25 मई को पूरी दुनिया में ईद मनाई जानी है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों ने ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी है। सऊदी अरब से लेकर इंडोनेशिया तक ईद की नमाज मस्जिदों की जगह घरों में पढ़ने का फरमान सुनाया गया है। दारुल उलूम देवबंद ने भी ईद के मौके पर फतवा जारी किया है। फतवे में मुस्लिम समुदाय से ईद की नमाज घर में ही अदा करने को कहा गया है। साफ है कि कोरोना वायरस ने मजहबी कट्टरपंथियों को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि हिंदुस्तान में ईद की नमाज को लेकर कुछ सियासतदान राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी लिखकर ईद की नमाज की इजाजत देने की मांग की थी। अब 1 लाख इतने लोग बाहर के पास जाके खड़े रहे ना, शराब की दारू के पास, रेल के लिए परमिट किए हैं, कपड़ा खरीदने के लिए बाजार परमिट किए हैं। अगर चर्च को, मास्क को, मंदिर को अगर परमिट करते हैं तो आप दीजिए, वरना नहीं। हालांकि आवाम ने सीएम इब्राहिम की बात को तवज्जो न देकर साबित कर दिया कि कोरोना काल में सबसे ऊपर है संक्रमण से बचना। ऐसे में सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करना ही सबसे मुफीद है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको कैमरे पर लाइव दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के एक नेता और उनके बेटे का शूट आउट। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल मनरेगा के लेकर एक विवाद हुआ संभल में, उत्तर प्रदेश के, और वहां पर यह घटना हुई। यह बताती है कि दरअसल आज पार्टियों का विद्वेष कितना बड़ा है। अपने आदमी ऐसा है जब पीछे से 2 राइफलधारी हमलावर, 2 गोलियां और खेतों में लहूलुहान पड़ गए थे 2 शव। फिर तो संभल के फतेहपुर शमसोई गांव में भगदड़ मच गई, क्योंकि देखते ही देखते बहस शुरू हुई और फिर कत्ल हो गया। पूरा घटनाक्रम कुछ यूं हुआ। सुबह सुबह खेतों के बीच कुछ लोग जमा हुए थे। 2 लोगों के हाथ में राइफल थी और बहस हो रही थी। कुछ आवाजें बीच बचाव की सुनाई पड़ती हैं, कुछ झगड़े और चुनौतियों की। सबके में डालो, हमारे में डालो। चला राइफल चला, चला राइफल चला, राइफल चला, मामला रफा दफा होता दिखने लगा था। तुम इतने समझदार आदमी हो, तुम तो बहुत बेकार आदमी हो। राइफलधारी हमलावरों ने ये चेतावनी दी थी कि सड़क जहां बनानी हो बनाए, उनके खेत में ना बनाए। सड़क बनाने वाले मान भी गए थे। जब मना कर दे सड़क ना पड़े, हमारे में पड़े, हमें कोई एतराज नहीं है। एक मिनट, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे में नहीं डालो, हमें कोई एतराज नहीं है। हम सबके में डालो, हमारे में डालो, डलवाने को। राइफलधारी दोनों लोग पीछे की ओर वापस जाने लगे थे, लेकिन दूसरा पक्ष अब ज्यादा नाराज हो गया था। तो मार दे गोली, ना गोली मार दे। पीछे से आवाज आती रही और राइफलधारी वापस जाते रहे, लेकिन तभी किसी ने गाली दे दी। गाली क्यों दे रहे भैया यार, बताओ तो, गाली से क्या मतलब है? और फिर देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। वीडियो में साफ साफ दिखा कि राइफलधारी दोनों लोगों ने गोलियां चलाई और जमीन पर 2 लाशें बिछ गई। फिर वहां भगदड़ मच गई। इन्हें भी सजा होनी चाहिए। राइफल वाले दोनों हमलावर भाग गए। अब पुलिस केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना दी गई, पर पुलिस मौके पर देरी से पहुंची।
मामला ऐसा था कि राइफल लेकर ये जो 2 लोग पहुंचे थे, इनकी शिकायत थी कि मनरेगा के तहत सड़क इनके खेत के बीच से बन रही है। और दूसरा पक्ष जिनसे ये दोनों बहस कर रहे थे वो थे एसपी नेता और पूर्व विधानसभा उम्मीदवार छोटेलाल दिवाकर और उनके बेटे सुनील। छोटेलाल दिवाकर चंदौसी विधानसभा सीट से एसपी के दलित प्रत्याशी रह चुके थे। छोटेलाल दिवाकर की पत्नी अभी गांव की प्रधान है। ऐसे में उनका ज्यादातर काम छोटेलाल दिवाकर ही देखते थे। छोटेलाल दिवाकर मंगलवार की सुबह अपने बेटे सुनील के साथ गांव के बाहर मनरेगा के तहत बन रही सड़क का जायजा लेने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के कुछ दबंग वहां पहुंचे और आगे अपने खेत होने का हवाला देकर सड़क निर्माण रोकने की हिदायत दी। जब छोटेलाल दिवाकर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तब दबंगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद जब बेटे सुनील ने जान बचाकर भागने की कोशिश की तो हत्यारों ने उसे भी गिराकर मौत के घाट उतार दिया। अपने नेता की दिनदहाड़े हत्या के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा नेता की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। टीम न्यूज़ नेशन। लगातार हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं कि कैसे बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन आज भी जारी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो जबरदस्त भीड़ दिखी, उसे देखने के बाद तो किसी का भी दिल दहल जाए। कोरोना के संक्रमण के इस दौर में इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर लोगों का एकत्रित होना अपने आप में बताता है कि सरकार की तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। दताब दिखा रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों को बस घर जाने का भूत सवार है और किसी तरह से लोग जाना चाहते हैं, लेकिन सरकारें मदद नहीं कर रही। कोरोना की मार झेल रहे देश में लॉकडाउन के चौथे चरण का आज दूसरा दिन था और लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन देश के कई हिस्सों में जाम और भीड़ की इन तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने डीटीसी की बसों को सड़कों पर उतारने की इजाजत दे दी है, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हुई ये तस्वीर खतरे की बड़ी तस्वीर पेश कर रही है। बस में ठूंसी भीड़ के चेहरों पर मास्क तो दिख रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बस में कोई जगह नहीं बची है। दिल्ली की बसों में ही नहीं बल्कि दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और नियमों के बीच लोग या तो जाम से जूझ रहे हैं या फिर नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। इस पूरी जगह पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चेकिंग नहीं है। क्या भैया कोई चेकिंग हो रही है यहाँ पे? किसी को रोका जा रहा है यहाँ पे? हाँ, रोका जा रहा है। मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ तो निकल रही है आराम से, किसी को कोई पूछताछ नहीं है। क्या इजाजत मिल गई है मूवमेंट करने की दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने की? देश में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम नियम बनाए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन के 50 दिन बाद ही सारे नियम हवा हो चले हैं। न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हुए दिल्ली के ऑटो का हाल देखिए। आपने 2 लोगों को क्यों बैठाया भैया? जी 2 लोगों को आपने बैठाया, सिर्फ एक ही बैठाना है। एक ही बैठाना? हाँ। 2 लाउड बोल रहे हैं। नहीं, आपको नहीं पता था? नहीं जी, हमें। आप 2 लोग बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप नहीं कर रहे? जी हमें भी नहीं पता, हम अभी आए हैं। आप कहाँ से आए? हम पटना से। आप पटना से आए? हाँ जी। आप भी पटना से आए? साथ ही है दोनों? साथ में। आपको पता नहीं था? नहीं पता नहीं था सर। नहीं उतार दो, आपके तो उतार देते। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर मौजूद आनंद विहार बस अड्डे पर लोगों की भीड़ मौजूद है। इनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें घर जाने का इंतजार है, लेकिन ना तो किसी तरह का इंतजाम है और ना ही लोगों को किसी तरह की कोई सूचना मुहैया कराई गई है। मैं तो 2 महीना पर 20 मार्च से फंसा था गुजरात में, बड़ोदरा। वहाँ से कल टिकट बन गया राजधानी के, तो हम मैं आए हैं। देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से मजदूरों के पलायन की तस्वीरों ने सबको सख्ते में डाला, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन हट रहा है, लोग पेट की खातिर महामारी की गंभीरता को दरकिनार कर रहे हैं और ये तस्वीरें आने वाले वक्त में कोरोना विस्फोट की वजह भी साबित हो सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हर तरफ से कोशिश की गई कि लॉकडाउन किया जाए और देश में कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। कोरोना का संक्रमण अब 1 लाख के पार जा चुका है और अब जबकि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि लगभग 60 दिन का लॉकडाउन होने को आ रहा है, तो फिर ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण लाखों की संख्या इख्तियार कर लेगा। देश में अब तक कोरोना के कुल 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 59,000 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में हैं। 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया में भारत कोरोना के मामले में 11वें नंबर पर खड़ा है। लेकिन हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। दुनिया के तमाम देश कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन और दवा की खोज में जुटे हैं। देश ने लॉकडाउन के चौथे चरण में पैर रख दिया है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है।
और लोगों को इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी। लॉकडाउन 4 की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली में लगभग सभी चीजों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। बस, दुकानें, काम धंधों में लोग जुटना शुरू हो चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी साफ शब्दों में कहा है कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है और लोगों को इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी। दुनिया के कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी मानते हैं कि वायरस दुनिया से जल्दी नहीं जाएगा। खुद WHO ने भी कहा है कि हो सकता है कि कोरोना इंसानी जिंदगी से कभी जाए ही ना। ऐसे में लोगों को अपनी आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोरोना को हराने और जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन या पलायन करना कोई समाधान नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जाए। बाजार, दुकान, घर के बाहर लोगों से 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। बाहर जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें। हाथों को साबुन से बार-बार धोना और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को रोजमर्रा की आदत बनाना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छे भोजन के जरिए इम्यून सिस्टम को मजबूत कर कोरोना को हराया जा सकता है। दुनिया में 49 लाख से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 3,20,000 से ज्यादा मौतों ने इंसान की तरक्की पर ब्रेक लगा दिया है। दुनिया के बहुत से देश खुद को संभाल कर इस दुविधा से बाहर आ रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी कोरोना से जंग लंबी चलेगी और कोरोना को मात देने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को अमली जामा पहनाने के लिए लोग कैसे कैसे तरह तरह के अभियान कर रहे हैं। आप इन्हें अजब अजब कह सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि कुछ भी कीजिए, सुरक्षित रहिए। तस्वीरें ब्रुकलिन की हैं। कोरोना सूट पहनकर लोगों को संक्रमण से बचने का संदेश और साथ में खुद को संक्रमण से बचाने की कवायद। ये कोरोना काल का स्टाइल है जनाब। कोरोना काल में सेहत बनाए रखना भी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में ब्रुकलिन के इस पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बना दिए गए, जहां फिटनेस क्रेजी उचित दूरी बनाकर योग और एक्सरसाइज करते हैं। ब्रुकलिन के बाद अब देखिए जर्मनी का नजारा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कोई कोताही ना हो, इसके लिए इन लोगों ने खास तरह की टोपी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये स्पेशल टोपी इन्हें एक कैफे में बांटी गई है। मतलब संक्रमण से बचने के साथ साथ अब चाय का लुत्फ लेने में कोई डर नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का ये नजारा आपको हैरान कर देगा। मेरीलैंड के ओशन सिटी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए जुगाड़ तकनीक का शानदार इस्तेमाल किया गया। ट्यूब के साथ ट्रॉली स्टैंड को जोड़कर बनाया गया जुगाड़ सोशल मीडिया पर हिट हो रहा है। और यह है भविष्य का फेस शील्ड, जो न सिर्फ फैशनेबल है बल्कि वायरस संक्रमण को काबू करने में भी अव्वल साबित हो रहा है। फेस मास्क के इस अपग्रेड वर्जन को सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां मिल रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। राई जरा पाकिस्तान में महिलाओं की हकीकत क्या है ये आपके सामने प्रदर्शित कर दें। महज लड़कों से बात करना काफी था 2 लड़कियों को मौत के घाट उतारने के लिए। पाकिस्तान में इसे ऑनर किलिंग कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसमें इज्जत की बात है कि लड़कियों की इस तरह से हत्या कर दी जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कों से बात कर रही थी? वीडियो पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच का है, जिन्हें 15 जुलाई 2016 को उन्हीं के भाइयों ने झूठी शान के नाम पर कत्ल कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने बेटियों की हिफाजत को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के दावे झूठे होते हैं। इस मामले में भी यही सच साबित हुआ। पाकिस्तान में आज भी बेटियां महफूज नहीं हैं। स्कूल जाना तो दूर, लड़कों से बात करने पर भी उनका कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में एक बार फिर झूठी शान की खातिर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के एक गांव में 2 लड़कियों को उन्हीं के भाइयों ने कत्ल कर दिया। वजह थी एक वीडियो जिसमें दोनों लड़कियां एक शख्स से बात करती दिख रही हैं। घटना 14 मई की है। 16 और 18 साल की इन बहनों के साथ एक दूसरी लड़की भी मौजूद थी, जिसका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस को इस तीसरी लड़की की भी जान का खतरा सता रहा है। आतंकवाद और नफरत को सिस्टम का हिस्सा बनाने वाला पाकिस्तान अब इसके साइड इफेक्ट झेल रहा है। यहाँ कट्टरपंथी जमात महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रही है और इमरान खान सरकार खामोश है। टीम न्यूज़ नेशन।
चीन और अमेरिका के बीच तनातनी लगातार बढ़ती चली जा रही है। दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से दोनों देशों ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र लगा रखे हैं, ऐसा लगता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। इस बीच अमेरिका ने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की तैयारी की है जो शायद चीन पर बहुत भारी पड़ेगी। अमेरिका ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है। ओवल ऑफिस में स्पेस फोर्स के झंडे के अनावरण के मौके पर ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी। ट्रंप ने चीन और रूस को इशारे में धमकाते हुए ऐलान किया, अमेरिका एक ऐसी सुपर डुपर मिसाइल बना रहा है जो कि 17 गुना तेज है। रूस के पास 5 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल और चीन 6 गुना तेज मिसाइल पर काम कर रहा है, जबकि अमेरिका में 17 गुना ज्यादा तेज मिसाइल पर काम चल रहा है। चीन कभी सीधे सीधे अमेरिका को अल्टीमेटम देता है तो कभी दक्षिण चीन सागर में सुपर पावर की राहों में रोड़ा अटकाने के लिए अपने जंगी जहाज उतार देता है। चीन कभी हिंद महासागर में खतरनाक दांव लगाता है तो कभी पड़ोसी देशों पर आंखें तरेरने लगता है। यह है चीन का असली चेहरा जो दुनिया के सामने है। आज चीन के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। पेंटागन के प्रवक्ता जोनाथन रद हॉफमैन ने ट्वीट करते हुए कहा है, रक्षा विभाग हमारे विरोधियों का मुकाबला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक श्रृंखला विकसित करने पर काम कर रहा है। चीन लगातार तेजी से दुनिया भर में अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ा रहा है। चीन परमाणु क्षमता वाली मिसाइल और सबमरीन से लेकर साइबर वॉरफेयर, एंटी सैटेलाइट हथियारों के अलावा दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेस भी तैयार कर रहा है। ऐसा करके चीन का इरादा अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा अरबों डॉलर के वन बेल्ट वन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सुरक्षा करना भी है। चीन के इन्हीं खतरनाक मंसूबों को कुचलने की तैयारी में जुट गया है अमेरिका। 20 मार्च को अमेरिका ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हथियार साथ ले जाने में सक्षम है। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती के बाद अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई थी। हालांकि साल 2017 में ही इसके प्रोटोटाइप का पहला टेस्ट किया जा चुका था। आज दुनिया को ये अच्छी तरह पता है कि अमेरिका को क्यों सुपर पावर कहा जाता है। उसके पास पहले से ही विध्वंसक हथियारों का जखीरा है, साथ ही ब्रह्मास्त्रों की ऐसी टोली भी जो किसी भी देश को घुटने पर ला दी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी ही जनता को भूखे मार रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर कोरिया में तरक्की न के बराबर है, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में जहां पूरी दुनिया कोरोना से बचने की कोशिश कर रही है, वहीं लोगों के पास उत्तर कोरिया में खाने को खाना नहीं है। वो दुनिया में दहशत के लिए हाइड्रोजन बम बनाता है, लेकिन उसके देश की जनता को 2 वक्त का निवाला नसीब नहीं होता। वो सन की आए दिन बम से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाके करता है। लेकिन उसके खजाने में भूखी जनता के लिए सिर्फ मौत का मरहम है। वो खुद आलीशान और अय्याशों की जिंदगी जीता है, लेकिन उस तानाशाह के राज में भूख का तांडव हो रहा है। ये खौफनाक हकीकत है उस उत्तर कोरिया की जो पहले से ही तानाशाह किम जोंग उन का कहर झेल रहा है। और अब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से वहां दोहरी मार पड़ रही है। उत्तर कोरिया में खाने के सामानों की भारी किल्लत हो गई है, इसलिए वहां भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं और लोग खाने के अभाव में तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया का नाम उन 47 देशों की लिस्ट में शामिल है जहां के लोग कोरोना महामारी की वजह से खाने के सामानों की कमी से जूझ रहे हैं। बॉर्डर बंद होने और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रभावित होने से दुनिया के 47 देशों में करीब 18 करोड़ 30 लाख लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में तो हालात और विकराल हो चुके हैं और वहां लाखों लोग भूखमरी की कगार पर खड़े हैं। उत्तर कोरिया की आबादी करीब 2.5 करोड़ है और उसमें से 1 करोड़ 10 लाख जनता भूखमरी से जूझ रही है। उत्तर कोरिया में पहले से ही हर 10 में से 4 नागरिकों के सामने रोटी का संकट था। आधी आबादी भूखमरी से जूझ रही थी और अब कोरोना की वजह से वहां भीषण भूखमरी के हालात हो गए हैं।